स्टार्ट। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, मैं शमशेर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में, जिसके अंतर्गत हम 12वीं कक्षा का एक विषय पढ़ेंगे, कविता के बहाने। ये एक छोटी सी कविता है। कविता भले ही छोटी है किंतु इसका अर्थ उतना ही गहरा, उतना ही विस्तृत है। कुंवर नारायण जी ने इसको लिखा है और इतनी प्रभावशाली ये कविता है कि कविता के मायने ही बदल जाते हैं। देखिए, शीर्षक से हम शुरुआत करते हैं, कविता के बहाने। अब शीर्षक है कविता के बहाने, यानी कि कविता के बहाने कवि आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा सार रूप में मैं आपको बताता हूँ। कविता के बहाने कवि आपको अपने मन की कल्पना की उड़ान दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि उसका कविता का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत होता है। कविता को वो फूल से, बच्चे से, चिड़िया से तुलना करता है। इस कंपैरिजन करने के पीछे उसका मकसद क्या है? वो कविता में बच्चे से तुलना कर रहा है, चिड़िया से तुलना कर रहा है, फूल से तुलना कर रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें देखकर मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए वो इनसे तुलना कर रहा है कि कविता को भी, एक अच्छी कविता को सुनने के बाद मन शांत हो जाता है, सुकून से भर जाता है। और आजकल की इस दैनिक जो यांत्रिक सा जीवन हो गया, एक मशीनी सा जीवन हो गया है, रूटीन के हमारे काम एक बंधे बधाए हो रहे हैं, इसमें कुछ पल वो हमें आराम के देना चाहता है। कैसे? कि कविता के माध्यम से अपनी कल्पनाओं में उड़ान भरकर दूर शून्य गगन में कहीं कुछ पल सुकून के बिताना चाहता है। यानी कि कविता के माध्यम से कवि अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है। किस प्रकार एक अच्छी कविता हमें शांति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है और मन को सुकून देती है। जैसे एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखकर आनंद प्राप्त होता है, एक चिड़िया को उड़ती हुई देखकर आकाश में मन को खुशी मिलती है, फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार एक अच्छी कविता, कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने हमें कुछ पल सुकून के देगी। तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। हम देखिए, ये पहला मैंने लिखा है यहाँ पर पद, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कहता है इसके माध्यम से कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कि चिड़िया तो एक बहाना है, उड़ना तो हमें कविता सिखाती है। और कैसे? कल्पनाओं के माध्यम से हमारा मन पल भर में समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, आकाश की ऊंचाइयों में चला जाता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया के उड़ने से हम उसकी शुरुआत तो मान सकते हैं। कवि देखिए पहली लाइन में कह रहा है चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, ऊंचाई पर जाती जाती है, उसी प्रकार कवि का मन भी धीरे धीरे जब कल्पना लोक में उठने लगता है तो वो एक शुरुआत के माध्यम में उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी लाइन में कह रहा है कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, वो आकाश में बहुत ऊंचे नहीं उड़ सकती और ना ही वो समुद्र की गहराई में जा सकती है। वो एक डाल से दूसरी डाल, एक घर से दूसरे घर, यानी कि उसका क्षेत्र जो है उसकी सीमाएं होती हैं कुछ, लेकिन कविता की कोई सीमाएं नहीं होती। इसलिए कवि कहता है कि चिड़िया क्या जाने, चिड़िया को क्या पता उड़ना किसे कहते हैं। चिड़िया ने तो कुछ 100 फीट तक जो है आकाश देखा है, उसके बाद तो चिड़िया को पता ही नहीं ऊपर क्या है। लेकिन कवि का मन कहता है कविता की उड़ान विस्तृत है। दूसरी पंक्ति में कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर। ये चिड़िया की सीमाएं बता रहा है कि चिड़िया बाहर भीतर, इस घर से उस घर तक, बस उसका एक दायरा सीमित है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख यानी कल्पना के पंख लगाकर उड़ने का मतलब चिड़िया क्या जाने। तो यहां चिड़िया से कंपैरिजन करते हुए कवि ये सिद्ध करता है कि कविता की उड़ान, कल्पना की उड़ान चिड़िया से कहीं ऊंची, कहीं विस्तृत होती है। तो यहाँ कवि अपने मन की सीमाओं का अपार विस्तार जो है दिखाता है। दूसरे पद में हम देखते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब स्टार्ट उससे ले रहा है, फिर उसी को जो है नीचा दिखा रहा है, कह रहा है
कविता खिलना है फूलों के मन, यानी कि जैसे फूल खिलते हुए अच्छे लगते हैं, खूबसूरत फूल, उसी प्रकार कविता का प्रसार भी जो है, कविता का जो भाव है, जो शिक्षा है, जो संदेश है, वो फूलों की खुशबू की तरह जो है फैलती है। लेकिन कविता का खिलना फूल क्या जाने, कविता अपना प्रभाव कितनी दूर तक छोड़ती है ये फूलों को क्या पता। फूल तो एक गुलशन से कुछ दूर तक, जैसे बाग के पास से गुजरते हैं खुशबू आती है, लेकिन उससे जब थोड़ी सी दूर निकल जाते हैं तो वो खुशबू नहीं आती, और फूल 1 या 2 दिन में मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन कविता का खिलना जो है वो असीमित होता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं। कविता जन्म जन्म के लिए, अच्छी कविता जो है अमर हो जाती है। जैसे हम इतिहास में हमारे बहुत सी कविताएं हैं जो अमर हो गई हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, ये फूलों की लिमिटेशंस, यहाँ फूलों की सीमाएं उसने बता दी। जैसे चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर, वैसे ही फूल बाहर भीतर इस घर उस घर, जहां गमले में रख दोगे केवल वहां उसके आसपास के थोड़े से क्षेत्र में वो खुशबू फैलाएगा और कुछ दिनों में वो मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, बिना मुरझाए, कविता बिना मुरझाए सदियों तक निरंतर जो है अपना प्रसार, अपनी शिक्षा, अपना संदेश, अपना सुख जो है बांटती रहती है। एक अच्छी कविता जो है लोगों को, कहने का अर्थ है, हमेशा जागरूक करती है, हमेशा आत्मविश्वास जगाती है, और कविता जो है मनुष्य को सुख प्रदान करती है। जितनी बार भी उसको पढ़ेंगे उतनी बार वो हमें आनंद प्रदान करेगी। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने क्या जाहिर किया है, अपने मन की कल्पना और उसकी विस्तृत उड़ान को दिखाया है। उसने स्टार्ट में चिड़िया और फूल का केवल बहाना लिया है कि वो उसके लेवल पे अच्छा हो सकता है, लेकिन दोनों के क्षेत्र की तुलना करें तो दोनों के क्षेत्र में बहुत अंतर है। फूल का क्षेत्र, चिड़िया का क्षेत्र सीमित है, जबकि कविता का क्षेत्र कोई सीमा नहीं। 7 समुंदर पार तक कविता की महक जो है, कविता का प्रसार जो है वो पहुंच जाता है। तो इसका तीसरा पद हम करते हैं, जिसमें कवि एक बच्चे का उदाहरण देता है। बच्चे के माध्यम से किस प्रकार कवि इसको प्रकट करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अगली पंक्तियां जो कविता की आखिर की 4 पंक्तियां हैं, उनमें कवि क्या कहता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे क्या जाने। इन पंक्तियों में, जैसे पहले की पंक्तियों में था, उनकी तुलना में यहाँ वो उससे ऊपर नहीं दिखा रहा उसको, यहाँ एक तुलना कर रहा है। जैसे चिड़िया से उसने तुलना की पिछली पंक्ति में, तो चिड़िया से बेहतर बताया, उसका क्षेत्र जो है ज्यादा बताया, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों को नीचा नहीं दिखा रहा। वो कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कि जैसे बच्चों को खेलने का कोई बहाना नहीं चाहिए होता, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही कविता है। कवि कहता है कि कविता का भी कोई समय नहीं होता, एक विचार है, एक भावना है, एक कल्पना है, कभी भी किसी भी वक्त जो है मन में उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ कवि क्या प्रकट कर रहा है कि कविता एक खेल की तरह है, जैसे बच्चे खेलते हैं उन्मुक्त, वैसे ही कविता है। उसको शुरू करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल मन में विचार आते हैं और वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। यानी कि जैसे बच्चों के खेलने का जगह और खिलौने फिक्स नहीं है, कोई सीमित नहीं है कि इन्हीं खिलौनों से खेलेंगे या यहीं पर खेलेंगे। बच्चे कहीं भी खेल सकते हैं, बच्चों को तो खेलना है, वो चाहे घर हो, चाहे गली हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गाड़ी हो, जैसे बच्चे कहीं भी कभी भी खेलना शुरू कर देते हैं। कवि कहता है बिल्कुल इसी तरह कविता होती है, खेल की तरह शुरू होती है। मन की एक भावना होती है, वो मन में हिलोर लेती है और ऊंचे उठना शुरू हो जाती है, और बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने की माने, बच्चे क्या जाने। यानी कि बच्चों को क्या पता कहाँ खेलना है कहाँ नहीं, वो तो उनके लिए तो हर जगह खेलने की जगह है और हर चीज खिलौना है। इसी प्रकार कवि कहता है कविता का भी कोई क्षेत्र विकसित नहीं है, कहीं पर भी आप कविता कर सकते हैं, किसी भी विषय पर आप कविता कर सकते हैं। एक
किसी भी वस्तु पर आप कविता लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों में और कविता में तुलना की गई है और दोनों को एक समान बताया गया कि जैसे बच्चे बेफिक्र लापरवाह होते हैं, ऐसे ही कवि का मन होता है कल्पना लोक में। समय नहीं देखता, जगह नहीं देखता, कहीं पर भी वो विचार जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कविता जिसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता का मूल संदेश क्या है कि अपनी रचनात्मक शक्तियों को, जैसे बच्चे के अंदर रचनात्मक शक्ति बहुत होती है, उसको खेलते खेलते ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो सारा दिन खेलता रहता है। इसी प्रकार कविता में भी बहुत शक्ति होती है, वो अपना प्रभाव जन्मों तक, दूर दूर तक जो है छोड़ती है। तो यहाँ कवि लोगों को जागरूक करता है कि अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग हम अच्छे कार्यों के लिए, बेहतर प्रयास करने के लिए करें, ताकि हम कल्पना लोक में सुख प्रदान कर सकें, सुख प्राप्त कर सकें। जैसे एक अच्छी कविता हमें सुख देती है, वैसे ही अच्छे काम यदि करेंगे तो जीवन में सुख भी होगा और आनंद भी होगा। एक जैसे मान लीजिए कुछ कविताएं बोझिल सी हो जाती हैं, अलंकारों के प्रभाव से, भाषा शैली की दृष्टि से वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, यदि हमारे कर्म दिखावटी ज़्यादा होंगे, बनावटी ज़्यादा होगा हमारा जीवन, तो हम इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे अपने व्यक्तित्व का। जैसे एक सरल साधारण सी कविता जो है इस प्रकार से अपना असर छोड़ती है। तो यदि बच्चों भाषा की बात की जाए तो कविता की भाषा कौन सी है? सहज खड़ी बोली। कौन सी है? सहज खड़ी बोली। सहज खड़ी बोली में ये कविता जो है लिखी गई है और इसमें कवि ने, आप देखेंगे कि तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया है। कौन से शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया। और एक और मुख्य बात, मुक्त छंद में लिखी गई है, यानी कि ज्यादा बनावटीपन नहीं है इसमें, मुक्त छंद में एक लिखी गई है, यानी कि तुकबंदी करने की जबरदस्ती नहीं की। कहीं कहीं तुकबंदी आई है, लेकिन तुकबंदी करने का जबरदस्ती प्रयास इसने नहीं किया। मुक्त छंद में लिखी है, एक सहज प्रवाह जो है कविता में है और अपना असर जो है वो छोड़ रही है। अब बात करें यदि रस की, तो कौन सा रस है कविता में? 10वीं कक्षा में हमने रस पढ़े थे, शांत रस। शांत रस कहाँ पर होता है? आप कैसे पहचानेंगे कि इस कविता में कौन सा रस है? जिस कविता से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है, संदेश मिलता है, जिस प्रकार का संदेश मिलता है, आपकी लड़ने की भावनाओं को, युद्ध की भावनाओं को जगाने वाली जो कविता है वो वीर रस में कही जाएगी। आपके अंदर प्रेम भाव पैदा करने वाली कविता जो है श्रृंगार रस की कविता कही जाएगी। लेकिन आपको एक संदेश देने वाली, आत्मिक सुख और शांति, मन को सुकून देने वाली कविता शांत रस की कविता कही जाएगी। यानी कि जैसा मन का भाव होगा वैसा ही रस होगा। तो यहाँ कविता मन के भावों को शांत कर रही है, तो शांत रस का यहाँ पर हम प्रयोग करें। एक काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कविता में जितना भी हमारा काव्य खंड हम करेंगे उसमें इन चीज़ों के बारे में आएगा कि कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए, कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के ऊपर अलग से एक वीडियो हम डालेंगे, जिसको आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कविता के बहाने इसके प्रश्नोत्तर हम PDF के माध्यम से भेजेंगे और कविता का सार रूप जो है वो भी लिखित रूप में आपको भेजा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।